ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो जो जीवाणु होते हैं उनके खोज का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में या फिर इसी में आपके 11th-12th में पूछा जाता है कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जो बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग जीवाणु बैक्टीरिया पढ़ते ही रहते हैं, तो उनका खोज किसने किया था? तो हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, उन्हें ने किया था। इन्होंने कब किया था? 10 जून को सन 1675 में स्वनिर्मित उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने अपना ये एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था जो उच्च आवर्धन क्षमता वाला था। मतलब बहुत से छोटे माइक्रो जो जीव होते हैं उनको देख सकने वाले उच्च आवर्धन वाली क्षमता वाले जो माइक्रोस्कोप अपने से बनाया था, उनके माध्यम से क्या देखा था? जो हमारे दांतों के बीच संदूषित लार होता है जो है ना, जो उनमें क्या होता है, जो जीवाणुओं की उपस्थिति को प्रमाणित किया। उनमें क्या हुआ? उनको देखा सूक्ष्मदर्शी में, तो उसमें पाया कि क्या पाया जाता है? उसमें जो जीवाणु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, परंतु उन्होंने इसे क्या किया? डार्कनेस नाम से सूचित किया। ठीक है, डार्कनेस नाम से इसको सूचित किया। जो लार में जो जंतु होते हैं पाए जाते हैं है ना, जिसको हम लोग आज जीवाणु पढ़ते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? डार्कनेस नाम से सूचित किया था। फिर क्या हुआ? जो लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी थी, उनके जो वैज्ञानिकों ने उनका क्या किया? एनिमाकुलस नाम दिया, एनिमाकुलस नाम दिया। ठीक है, फिर जो लीeuwenhoek को जो जीवित कोशिका को देखने वाले पहले वैज्ञानिक के रूप में मान्यता दी गई। जो लीeuwenhoek थे उनको जो जीवित कोशिका थी उनको सर्वप्रथम देखने की है ना, उनको पहचानने की मान्यता दी गई। इन्होंने क्या किया था? स्वनिर्मित अपने हाथ से स्केच बनाया था। किसका? जीवाणु का। ठीक है, अर्थात चित्रित किया था। इससे पहले चित्रित करने का वो नहीं था। ठीक है, पहले चित्रित नहीं किया जाता था। सबसे पहले लीeuwenhoek ने ही किया था जीवाणु कोशिका का चित्रित। कोशिका भित्ति की उपस्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए एरेनबर्ग ने 1829 में इसे एक विशिष्ट वंश स्पेसिफिक जेनियस के रूप में इसे बैक्टीरियम नाम द्वारा सूचित किया। तो उसके बाद क्या हुआ? जो रॉयल क्या था आपका? एनिमाकुलस नाम दिया गया था, है ना। किसने दिया था? इस रॉयल सोसाइटी ने दिया था। तो उन्होंने उसके बाद किसने नाम दिया उसको? एरेनबर्ग ने। जो उनमें कोशिका भित्ति जो प्रेजेंट होती है उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया? बैक्टीरियम नाम से सूचित किया। जीवाणुओं के खोज के पश्चात 2 शताब्दी तक जीवाणुओं से संबंधित उल्लेखनीय अध्ययन नहीं हो पाया। उसके बाद जब जीवाणु खोजा गया 2 शताब्दी का मतलब होता है, 1 शताब्दी का मतलब होता है 100 साल और 2 शताब्दी का मतलब होता है 200 साल। तो 200 साल तक इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने खोज नहीं किया। देन उसके बाद क्या हुआ? फिर 1864 में लुईस पाश्चर ने क्या किया? यह बताया कि जो किण्वन होती है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो भाग लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या? रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में, मतलब देखो कब सबसे पहले खोज हुई थी? 1675 के आसपास। उस टाइम जब उसका खोज हुआ था उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद लगभग 200 सालों तक उसके बारे में और कोई खोज नहीं किया गया, उसके बारे में और कोई बातें नहीं की गई। उसके बाद 200 सालों के बाद 1864 में, लगभग 1864 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, उन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन, किण्वन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? भाग लेते हैं। उसके बाद 1876 में बताया गया कि रॉबर्ट कोच ने बताया 1876 में कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई रोगों का कारण भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भेड़ होते हैं या भेड़ और अन्य जो पशु होते हैं उनमें क्या होता है? एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है। उसका जो रोग जनक या रोग कारक बोल सकते हैं वो कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। उसके बाद जो तपेदिक होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, या फिर जो हैजा, आप लोग बोलते हैं ना कि हैजा हो गया, है ना, तपेदिक हो गया, वो सब किसके माध्यम से होता है? जीवाणु जो होते हैं उनके कारक होते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन जब किया जाता है
है, मतलब जब जहाँ पे जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है तो जीवाणु के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। आप लोगों को पता है कि जितने भी अब हम लोग जितना भी विज्ञान की जो शाखा होती है उसमें अलग अलग जिस पार्ट का अध्ययन करते हैं, मतलब जिस चीज़ों का, जंतुओं का, पादपों का अध्ययन करते हैं उनके अनुसार उनका नाम दिया गया है। तो जहाँ पे जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान और बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया को सर्वप्रथम कब किसने परिभाषित किया था, तो कार्ल वाइल्हेल्म वॉन निगेली ने। क्या नाम था, कार्ल विलेहम वॉन नागेली, जो कब किया था, 1817 से 1891 में थे। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो साइनोमाइसिटिस, उन्होंने क्या नाम दिया था उसको, साइनोमाइसिटिस। बैक्टीरिया को क्या नाम दिया, किसने, कार्ल विलियम नागेली ने नाम दिया था साइनोमाइसिटिस। ठीक है, देखो यहाँ ये सारी चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम में आती हैं। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में नहीं आएगा। कभी कभी आपको ये खाली स्थान या फिर जो टिक द करेक्ट आंसर होता है ना, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं या फिर क्या बोलते हैं सही जोड़ी बनाइए, उसमें पूछा जाता है बहुत कम। लेकिन अगर आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसका प्राप्ति स्थान क्या होता है, ऑक्यूरेंस कहाँ होता है जीवाणुओं का, तो जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी जगह में विद्यमान होते हैं। ये कहाँ होते हैं, पानी में भी होते हैं, हवा में होते हैं, भूमि में होते हैं, है ना। कुछ प्राकृतिक पदार्थों जैसे दूध में होते हैं, फल में होते हैं, फलों के रस आदि में हो सकते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, सर्वव्यापी या सभी जगह उपस्थित रहने वाला जीव बोल सकते हैं। यह क्या करता है, सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित मूल ग्रंथियों में, अच्छा जैसे चने की पौधे होती हैं, है ना, उन सब जो लेग्यूमिनेसी जो कुल होता है आपका, पादप कुल जो होता है लेग्यूमिनेसी कुल, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनके जड़ों में मूल ग्रंथियों के रूप में ये क्या पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, है ना, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें उपस्थित होते हैं जीवाणु। ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है मनुष्य में कौन सा होता है, मनुष्य के छोटे, मतलब मनुष्य का जो इंटेस्टाइन होता है, मनुष्य का जो आंत होता है उसमें इसी चरीचिया कोलाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु जो होते हैं वो असामान्य परिस्थितियों में भी, जैसे उच्च ताप 100 सेंटीग्रेड पर, निम्न ताप 0 सेंटीग्रेड पर भी, जैसे समुद्रों की गहराइयों में, बर्फ़ों की, जो पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है, जो बर्फ़ से ढके चट्टान होते हैं, उन सभी जगह में भी ये क्या पाया जाता है, मतलब जो दलदली इलाका होता है आपका, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे भी जो जीवाणु होते हैं वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब आसानी से अपनी जीवन यापन कर लेते हैं। मृदा में जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, उसमें सबसे ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। जो इनका आकार होता है वो क्या होता है देखते हैं, 0 से 15 mm होता है लगभग, फिर 15 से 15 mm तक होता है। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब डायलिस्टर न्यूमोन से क्या बोलना चाहिए, न्यूमेन टेंस जो होते हैं उसको सबसे ट्रू जीवाणु जिसको बोलते हैं, मतलब जो सबसे छोटा जीवाणु है जिसका क्या नाम है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस नाम है, उसको सबसे छोटा जीवाणु माना जाता है, जिसका आकार क्या होता है, 0 से 15 म्यूम से 0 से 30 म्यूम वाला होता है। सबसे बड़े जीवाणु के रूप में स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस को मान्यता दी जाती है, जो कि क्या है 15 म्यूम लंबाई वाला होता है। जीवाणु 4 रूपों में पाए जाते हैं, कौन कौन से रूप में देखते हैं, गोलाकार, कोकाई और स्पेरिकल बैक्टीरिया, गोलाकार होता है, राउंड शेप्ड। गोल जीवाणु को कोकस कहते हैं। जो गोल जीवाणु होता है ना, जो आकार में क्या होता है, संरचना में गोल होता है जिसका आकार, उसको क्या बोलते हैं, कोकस जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, इसको बहुवचन में, मतलब एक जीवाणु को कोकस बोलेंगे और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलते हैं, कोकाई कहलाते हैं। ये क्या होता है, ये 0.5 से 1.25 म्यूएम व्यास वाले होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो माइक्रोकोकस तथा युग्म में होते हैं तो डिप्लोकोकस कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो जीवाणु होते हैं गोलाकार होते हैं उनको कोकस बोलते हैं, बहुवचन में कोकाई बोलते हैं।
उसको क्या होते हैं, उनका जो व्यास होता है वो 1.25 म्यू एम वाला होता है। जब ये अकेले होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोकोकस। जब सिंगल होते हैं, एक होते हैं, इनकी संख्या एक होती है तो माइक्रोकोकस। अगर ये जोड़ी में होते हैं, युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर श्रृंखला में हो, मतलब देखो एक है तो माइक्रोकोकस, ठीक है, युग्म में हमें हो, है ना, अगर इस प्रकार का हो तो क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। फिर इस प्रकार का हो, श्रृंखला में हो तो क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। घनाकार पेक्टस में हो तो सार्निनी, इस प्रकार का हो तो सार्निनी बोलते हैं। और अनियमित क्रम में अर्थात अंगूर के गुच्छे के समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। देखो गोलाकार हो तो क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस, ठीक है। पेयर में हो तो क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। श्रृंखला में हो तो बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। घनाकार पैकेट्स में हो तो बोलते हैं सार्सिनी। और अंगूर के गुच्छे के समान अनियमित होता है उसे बोलते हैं स्टेप्टोफाइलोकोकस, नाम से इनको सूचित किया जाता है। फिर अगर छड़ाकार जीवाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैसिली। छोटे तथा सीधे दंड के आकार के समान, मतलब इस प्रकार के दंड के आकार के समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैसिलाई। ठीक है। एकल छड़ जीवाणु के लिए एक वचन में क्या बोलेंगे, बैसिलस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बैसिलस। चल अथवा अचल होते हैं, मतलब क्या होता है, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो चल सकते हैं और जो कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं चल सकते, एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। ये अधिकांशतः अकेले अर्थात मोनोबैसिलस होते हैं, मतलब एक ही के मात्रा में होते हैं, ऐसे ऐसे ही फैले होते हैं। यदा कदा जोड़े में यानी डिप्लोबेसिस, कभी कभी बहुत इत्तेफाकन जो होता है इसको क्या बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे कि ये जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है। फिर जो श्रृंखला में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये तो और बहुत कम पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जीवाणुओं का आकार कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, पहले गोलाकार जीवाणुओं को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसका पूरा डिटेल बताएंगे विथ डायग्राम। ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, अगर आप विज्ञान का, जीव विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, और अगर आपके जो कॉपी होती है, आंसर शीट होती है, उत्तर पुस्तिका होती है, अगर उनमें डायग्राम नहीं दिखेगा, उनमें चित्र नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करेंगे, आप जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें आप विथ डायग्राम, मतलब उसको चित्र के साथ प्रदर्शित करते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको बैसिलस या फिर मोनोबैसिलस बताया। फिर अगर युग्म में है तो छड़ा आकार है, ऐसे लंबा बताएंगे उसको, तो क्या बोलेंगे, यह क्या होगा, डिप्लोबैसिलस। फिर श्रृंखला में है ना, श्रृंखला में मतलब जोड़े बहुत सारे में लाइन से हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। क्लियर। फिर है कौमाकार, इस प्रकार का। अल्प विराम चिन्ह आकार का जो जीवाणु होता है वो इसमें क्या बोलना चाहिए, इस श्रेणी में रखा जाता है। प्रायः इनके जो एक सिरे होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, एक कसाभिका पाई जाती है। कसाभिका मतलब क्या बोला था हम लोगों ने, एक रस्सीनुमा संरचना होता है, रेशेनुमा संरचना होता है। इन्हें एक सर्पिल मोड़ वाले सर्पिलाकार जीवाणु भी कहते हैं। सर्पिल मोड़ क्यों होता है, क्योंकि ये कोमाकार होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार बोलते हैं। कॉलेरा के जगत जो कॉलेरा नाम का जो बीमारी होता है ना, उसका जो जनक होता है वो क्या होता है, जो विब्रियो कॉलरी या कॉलेरा का जो रोग कारक होता है वो कौन होता है, कौमाकार होता है, जो इसका उदाहरण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्पिल जीवाणु, मुड़ा हुआ जीवाणु। ठीक है। ये क्या होता है, ये कॉर्क स्क्रू के आकार की होती है, स्क्रू के जैसा आकार जो होता है ना, मुड़ा हुआ, उसके आकार का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्पिल जीवाणु। स्पाइरल बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये कितना होता है, 0.5 से 3 म्यू एम वाला व्यास वाला तथा 10 से 15 म्यू एम वाले लंबाई वाले होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, स्पाइरिलम वाइल्यूटेम्स होते हैं, वाइल्यूटेम्स होते हैं। ठीक है।
कितने प्रकार के हम लोग का जीवाणुओं का जो आकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है गोलाकार, उसको पूरा बताएंगे। फिर है उसके बाद बेसिलाई, है ना, छड़ाकार। फिर तीसरा है आपका कौमाकार, और उसके बाद है चौथा सर्पिल जीवाणु। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जीवाणुओं में प्रचलन अंग। लोकोमोटरी ऑर्गन इज बैक्टीरिया। जब चलने की स्थिति के लिए जो क्या होते हैं, चलने का अंग जो होता है, मतलब जीवाणु जिससे क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीवाणुओं में प्रचलन अंग। ठीक है, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। समस्त स्पाइरिली तथा ज़्यादातर बेसिलाई में यह क्षमता होती है। स्पाइरिली मतलब क्या होता है आपका, जो सर्पिल जीवाणु होते हैं, है ना, और सर्पिल जीवाणुओं के साथ क्या बेसिलाई मतलब जो छड़ाकार जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होती है, ये प्रचलन अंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब इनमें चलनशील होने की क्षमता पाई जाती है। जो कोकाई होता है उसमें प्रचलन क्षमता का अभाव होता है। कोकाई मतलब जो गोलाकार जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होता है, प्रचलन अंग का अभाव होता है ना, उनमें चलने की क्षमता नहीं पाई जाती है। एक या अनेक 100 से 300 एंगस्ट्रॉम व्यास तथा 4 से 5 म्यू एम लंबाई वाली इसकी रचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कसाभिका कहते हैं। इनमें क्या होता है, एक रचना पाया जाता है जो कैसा होता है, लगभग 4 से 5 म्यू एम वाली रचना होती है, लंबाई होती है, और जो क्या होता है, व्यास जो इसका होता है 100 से 300 एंगस्ट्रॉम जिसका व्यास होता है, ऐसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कसाभिका या फिर फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, लोवी एवं हैंसन जो वैज्ञानिक थे उनके जो अनुसार क्या होता है, जीवाणुविक कसाभिका अनेक छोटी छोटी गोलाकार एवं अनेक उप इकाइयों से निर्मित होती है। दिखने के लिए तो ये ऐसा होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ऐसे गोलाकार संरचना होती है और श्रृंखलानुमा संरचना होती है, मतलब छोटे छोटे उप इकाई होते हैं उनसे निर्मित होता है। ठीक है, ये जो उप इकाइयाँ होती है वो खोखले अक्ष के चारों ओर, जो खोखला अक्ष होता है, इसका जो अक्ष होता है वो खोखला होता है, उसके चारों ओर कुंडलित श्रृंखला में, है ना, व्यवस्थित होता है। जीवाणु कसाभिका की जो संरचना होती है वो किसकी जैसे होती है, वो यूकैरियोटिक जीवधारियों के कसाभिका के समान 9+2 की क्रम में उसकी तंतुमय उप इकाइयाँ सजी नहीं होती हैं। उनका जो तंतुमय उप इकाइयाँ होता है वो 9+2 के आकार में नहीं होता है। ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक जीवधारियाँ होती है उनके समान इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो नहीं होते हैं। जीवाणु कोशिका और कसाभिकाओं में वितरण के क्रम पर कसाभीकरण कहते हैं। जो जीवाणु कोशिका होते हैं उनमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनके कसाभिकाओं का जो वितरण का क्रम होता है ना, कसाभिका का कैसे वितरण होगा, किसमें किस प्रकार के कसाभिका होंगे, है ना, उसके आधार पर जीवाणु को कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। मोनोट्राइकस, कसाभिकाओं के क्रम के अनुसार या कसाभिकाओं की उपस्थिति के कारण भी जीवाणुओं को अनेक प्रकारों में बांटा गया है। पहला है उसमें मोनोट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिसमें एक सिरे पर केवल एक कसाभिका होती है, जैसे ये हो गया, इसके सिर्फ एक सिरे पर एक कसाभिका उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, इसका कौन सा जो जीवाणु आएगा, है ना, कौन सा बैक्टीरिया आएगा, स्यूडोमोनास। क्लियर। फिर है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या है, इस प्रकार के जीवाणु के दोनों सिरों पर एक एक कसाभिकाएँ पाई जाती है। ये हो गया मोनोट्राइकस में एक सिरे पर एक कसाभिका। फिर है एम्फीट्राइकस, इसके दोनों सिरे पर एक एक कसाभिका पाई जाती है। फिर है सिफेलोट्राइकस, इसके क्या होता है, एक ही सिरे पर दो कोशिकाएं, दो कसाभिकाएं जो होती है, दो फ्लैजिलाएं जो होती है वो उपस्थित होती हैं। वैसे जीवाणुओं को सिफेलोट्राइकस कहते हैं। जैसे ये हो गया, एक ही सिरे पर दो कसाभिकाएं उपस्थित है। क्लियर है ना। ये क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। उसके बाद है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस कैसे होता है, ऐसे जीवाणुओं के एक सिरे या दोनों सिरे पर कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं। एक सिरे पर भी उपस्थित हो सकता है और दोनों सिरे पर भी जो होता है कसाभिकाएं प्रेजेंट हो सकता है। उदाहरण के लिए है स्पिरिलम वॉल्यूटेंस और स्पिरिलम सर्पेसेंस। ठीक है। फिर है पेरिट्राइकस। देखो
और जिसमें क्या होता है, कसाबिका प्रेजेंट नहीं होता है। मोनोट्राइकस एक कसाबिका प्रेजेंट है। फिर है एम्फीट्राइकस जिसमें 2 कोसाबिकाएं प्रेजेंट है। फिर है सिफेलोट्राइकस जिसमें दोनों सिरों पर समूह उपस्थित होती है कोशिकाएं की। फिर है पेरीट्राइकस। अब देखते हैं पेरीट्राइकस। इस प्रकार के जीवाणुओं के समस्त शरीर पर कसाबिकाएं पाई जाती है। चारों ओर देखो कैसे, चारों ओर सभी तरफ क्या है, कसाबिकाएं उपस्थित है ना भाई। तो इनके जो पूरी बॉडी होती है उनमें क्या पाई जाती है, चारों ओर कसाबिकाएं पाई जाती है। इनका उदाहरण कौन सा बैक्टीरिया है, इसी चेरिचिया कोलाई। उसके बाद है अकसाबिकी। कसाबिका रहित जीवाणुओं को अकसाबिकीय जीवाणु कहते हैं। जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें मतलब कसाबिका नहीं पाया जाता। आर्ट्रियोकस बोलते हैं जिसको, ठीक है। इनमें कसाबिका नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए जितने भी समस्त कोकाई होते हैं, मतलब जो गोलाकार जीवाणु होते हैं, उसको ले सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया का अभिरंजक, स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अभिरंजक का मतलब क्या होता है, रंग करना, है ना। तो बैक्टीरिया को कैसे रंग करते हैं, कैसे रंगा जाता है, उसको देखते हैं। तो जो ग्राम नाम के वैज्ञानिक थे, ग्राम नाम का वैज्ञानिक का नाम क्या था, ग्राम, जिन्होंने 1884 में बताया था, 1884 में बताया। उन्होंने एक विभेदक अभिरंजक तकनीक, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का आविष्कार किया। क्या किया, आविष्कार किया, जिसके द्वारा अभिरंजित करने पर जो समस्त जो जीवाणु होते हैं वो 2 तरह की श्रेणियों में रखे जाते हैं। मतलब अभिरंजक करने पर जीवाणुओं को अगर रंगा जाता है, रंजक किया जाता है, रंगा जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उनको 2 श्रेणियों में रखा जाता है। वे जीवाणु जो स्थायी तौर पर अभिरंजित हो जाते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, और जो क्या होते हैं अपना अभिरंजन किसी टाइम पे खो देते हैं या फिर धोए जाने पर क्या हो जाते हैं, फिर से पुराने अपने उसमें हो जाते हैं, पुराने जो रंग थे उनमें आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आता है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया का अभिरंजक कैसा होता है, बैक्टीरिया में अभिरंजन कैसा होता है। और दूसरा चीज़ कि इसमें कंपटीशन एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है कि किस वैज्ञानिक ने जीवाणु को क्या किया था, अभिरंजन करने की टेक्निक का खोज किया था। तो उसमें क्या आएगा आपका, ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने 1884 में क्या किया था, जीवाणुओं को रंजक करने का टेक्निक का आविष्कार किया था, तकनीक का आविष्कार किया था। तो जब उन्होंने क्या किया, अभिरंजक किया, ठीक है। उसके बाद अभिरंजक करने के बाद उसको 2 श्रेणी में विभक्त किया। क्या किया उन्होंने, जब जीवाणुओं को रंग लिया, रंगने के बाद क्या किया, उसको धोकर देखा जीवाणुओं को, ठीक है। तो धोने के पश्चात जिस जीवाणु का रंग वैसा का वैसा ही था, उसको क्या किया, ग्राम पॉजिटिव, अपने ही नाम के आधार पर ग्राम पॉजिटिव जीवाणु रखा। और जिस जीवाणु ने अपना रंग खो दिया, मतलब धोने के बाद अपने पुराने रंग में वापस आ गया, उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु बोलते हैं। इस तकनीक को देखो, है ना, ये देखो अभिरंजक करने से पहले ये जो जीवाणु थे ये क्या थे, क्रिस्टल वायलेट में अभिरंजक करने तक जल में क्या किए, घुमा दिए, ठीक है। उसके बाद सभी जीवाणुओं को अभिरंजित होकर क्या हो गया, बैंगनी कलर का हो गया। पहला अभी जो रंजक था उसको क्या किया, क्रिस्टल वायलेट में अभिरंजक किया 2 सेकंड तक, और उसके बाद क्या किया, जल में घुमा दिया, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया, जो सभी जो जीवाणु थे, सभी बैक्टीरिया थे, वो कौन से कलर के हो गए, बैंगनी कलर के हो गए। फिर जब इनको क्या किया, 1 मिनट तक आयोडीन विलयन में डुबाया तथा जल में घुमाया, एक बार फिर से क्या किया, वायलेट कलर के हो गए। उसके बाद एक आयोडीन वाला विलयन लिया और उसमें क्या किया, डुबा दिया। उसके बाद उन जीवाणुओं को फिर से घुमा दिया। तो क्या हुआ, जो जीवाणु थे वो क्या हो गए, 95% एथाइल अल्कोहल से तथा 10 से 30 सेकेंड तक धोए और उसके बाद फिर से जल में घुमा दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ग्राम पॉजिटिव था वो बैंगनी रंग के अभिरंजक में ग्राम नेगेटिव में रंगहीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या किया, 30 सेकेंड तक सेफ्रेनिन या आयोसिन विलयन में उपचारित करके फिर से पानी में घुमाया, फिर सुखाया। तो पूर्ण अभिरंजन के पश्चात क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखता है। तो जो कुछ बैक्टीरिया थे वो क्या थे, बैंगनी रंग के हो गए थे, और कुछ जो बैक्टीरिया थे वो लाल रंग के हो गए थे। तो जो बैंगनी रंग के ही बैक्टीरिया बचे थे उनको
क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो लाल रंग के जीवाणु हो गए थे उनको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या अंतर होता है या फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं पहले उनके बारे में देखते हैं। ग्राम जो धनात्मक जीवाणु होते हैं उनके कोशिका भित्ति के निर्माण में अत्यधिक मात्रा में पेप्टाइडोग्लाइकेन भाग लेता है। जो उनका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उसमें कौन सा चीज़ भाग लेता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा भाग लेता है। कोशिका भित्ति में कुछ केवल 8 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। आपका ये दूसरा हो गया कि कोशिका भित्ति में जो कुछ क्या होते हैं, कोशिका भित्ति में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो कितने मात्रा में होती है, सिर्फ 8 की मात्रा में होती है। ठीक है, फिर जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा को कम तथा म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा को अधिक 80% होती है। ठीक है, जो इसकी कोशिका होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, मोटी होती है, 100 से 200 एंगस्ट्रॉम वाली। ग्राम जो धनात्मक जीवाणु होते हैं उनमें क्या बोल रहा है कि जो कोशिका भित्ति होती है उनमें लिपिड की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, लिपिड की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और जो म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। मतलब 80 से 100% म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा होती है और लिपिड की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक कम होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत अधिक मोटी होती है। मतलब इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना, ग्लाइकेन से बना होता है और क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो टिकोइक अम्ल, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है उनमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है। ये क्या होता है, प्रायः निश्चल मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें चलने की क्षमता नहीं पाई जाती, इनमें प्रचलन की क्षमता नहीं होती है। ये प्रतिजैविकों के प्रति क्या होते हैं, कम प्रतिरोधी होते हैं। मतलब जब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक आता है तो उनके प्रति इनका रिएक्शन क्या होता है, वो कम मात्रा में होता है। इनमें प्रायः बीजाणुओं का निर्माण होता है, इनमें बीजों का बनना जो होता है, बीजाणुओं का निर्माण जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में होता है। उसके बाद है ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ग्राम ऋणात्मक जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जैसे ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। उसी प्रकार इनमें क्या होता है, जो कोशिका भित्ति में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो ग्राम पॉजिटिव में 8 होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में 20 होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्राम जो पॉजिटिव में कोशिका भित्ति में क्या होता है, लिपिड की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मात्रा अधिक होती है और म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा जो होती है वो अल्प होती है, और उसमें म्यूको कॉम्प्लेक्स की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत कम मतलब पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव की मोटी होती है, इसकी पतली होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल जो होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन ग्राम जो पॉजिटिव होता है उस जीवाणु में टिकोइक अम्ल, उसकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये प्रायः सचल होते हैं, मतलब जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं उनमें कसाभिकाएँ पाई जाती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मतलब इनमें प्रचलन की क्षमता पाई जाती है। ये प्रतिजैविकों के प्रति अति प्रतिरोधी होते हैं, अधिक प्रतिरोधी होते हैं, मतलब उनके प्रति जल्दी से तेजी से रिएक्शन करते हैं। इनमें प्रायः बीजाणुओं की निर्माण नहीं होता है। मतलब ये देखो, हमको क्या पूछेगा क्वेश्चन में, जीवाणुओं को अभिरंजन करने की प्रक्रिया को बताइए, तो पूरा प्रक्रिया बताएंगे और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के बारे में बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु और ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में अंतर, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के सिम्टम्स है और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के जो सिम्टम्स है, अर्थात लक्षण जो हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करके हम अंतर बता सकते हैं, है ना। तो अभी तक आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव, इस लेसन में आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु है उनके बारे में अंतर तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब इसके आगे के टॉपिक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।